हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, ज़िंदगी अक्सर ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सपने और हकीकत एक दूसरे से टकरा जाते हैं। आज मैं आपको आरव और निशा की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले की है। आरव 28 साल का था, एक छोटी सी बैंक शाखा में क्लर्क की नौकरी करता था। उसके पिता का 2 साल पहले देहांत हो गया था। अब वह अपनी विधवा माँ और छोटी बहन रिया का पूरा सहारा था। सुबह ऑफिस, शाम को माँ की दवाइयाँ लाना, बहन की पढ़ाई का ख्याल रखना, उसकी ज़िंदगी छोटी छोटी जिम्मेदारियों से बुनी हुई थी। माँ अक्सर कहती, बेटा तू इतना बोझ उठाता है, कभी अपनी ज़िंदगी भी तो जी। लेकिन आरव मुस्कुराकर जवाब देता, माँ तुम्हारी मुस्कान ही मेरी ज़िंदगी है। निशा उसी मोहल्ले में रहती थी, 25 साल की, प्राइमरी स्कूल की टीचर। उसके पिता सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे और माँ घर संभालती थीं। निशा का एक छोटा भाई भी था जो कक्षा 10 में पढ़ता था। निशा न सिर्फ स्कूल जाती थी बल्कि शाम को मोहल्ले के गरीब बच्चों को मुफ्त ट्यूशन भी देती थी। वह हंसमुख थी, लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील। उसके सपने थे एक बड़ा सा स्कूल खोलने का, जहां हर बच्चा बिना पैसे के पढ़ सके। आरव और निशा की मुलाकात हुई एक बारिश भरी शाम को। आरव की माँ अचानक बीमार पड़ गई, तेज़ बुखार और सांस लेने में तकलीफ। आरव ऑफिस से लौटते लौटते देर हो गई थी। निशा, जो आरव की बहन रिया की सहेली थी, उसी वक्त घर आई और देखा कि माँ हालत ख़राब है। बिना एक पल गंवाए उसने डॉक्टर को फ़ोन किया, पास की दुकान से दवाई लाई और माँ को सहारा देकर बैठा दिया। जब आरव घर पहुँचा तो निशा माँ के सिरहाने बैठी पानी पिला रही थी। भैया चिंता मत करो, डॉक्टर आ रहे हैं, उसने शांत स्वर में कहा। उस दिन से उनकी बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। शाम के वक्त छत पर मिलते। आरव निशा को अपनी ऑफिस की छोटी छोटी बातें बताता, कैसे बॉस का दबाव बढ़ता जा रहा है, प्रमोशन का इंतज़ार कितना लंबा हो गया है। निशा सुनती और कहती, आरव तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कभी निशा अपने स्कूल की कहानियाँ सुनाती, कैसे एक गरीब बच्चा किताबों की कमी से परेशान था। आरव तुरंत अपनी बचत से किताबें खरीद कर ला देता। निशा, तुम्हारा काम देखकर लगता है कि दुनिया अभी भी अच्छी है, वह कहता। उनकी बातों में एक अनकहा सम्मान था। आरव को निशा की देखभाल करने वाली प्रकृति बहुत अच्छी लगती। जब वह ऑफिस में थक कर बैठा होता, निशा का एक मैसेज आ जाता, आज माँ की दवा ली, खाना खाया, और उसका दिन हल्का हो जाता। निशा को आरव का परिवार के प्रति समर्पण छू जाता। वह सोचती, आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं जो माँ बहन के लिए इतना करते हैं। कभी कभी छत पर बैठे बैठे दोनों चुप हो जाते। आरव की नज़र निशा की मुस्कान पर ठहर जाती और दिल में एक हल्की सी लहर उठती, लेकिन वह कुछ कहता नहीं। निशा भी उसकी आंखों में देखकर महसूस करती कि यह दोस्ती से कहीं आगे जा रही है, लेकिन वह भी चुप रहती। एक शाम बारिश हो रही थी। दोनों छत पर छतरी तले बैठे थे। आरव ने कहा, निशा कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। माँ का ऑपरेशन का खर्चा, बैंक में सैलरी बढ़ने का नाम नहीं। निशा ने उसका हाथ हल्के से छुआ, सिर्फ सांत्वना के लिए, और बोली, आरव तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना। अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरे ट्यूशन के पैसे से मदद कर दूंगी। आरव की आंखें नम हो गईं। तुम्हारी वजह से ही तो हौसला बना रहता है निशा। उस रात दोनों को पता चला कि उनकी दोस्ती में प्यार की हल्की सी खुशबू घुल गई है, लेकिन कोई शब्द नहीं बोला। सिर्फ दिल की गहराई में एक लंबी चाहत बस गई। रियलिटी जल्दी ही दस्तक देती है। आरव की माँ की तबीयत और बिगड़ी। डॉक्टर ने कहा, हृदय की सर्जरी ज़रूरी है, खर्चा लगभग 2 लाख। आरव रात रात भर सो नहीं पाता। ऑफिस में प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सीनियर ने मना कर दिया। तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन अभी वेटिंग लिस्ट लंबी है, बॉस ने कहा। घर आकर वह चुपचाप बैठ जाता। निशा ने एक दिन उसके घर आकर कहा, आरव मैंने अपने ट्यूशन सेंटर के लिए कुछ फंड जुटाया है, तुम ले लो। आरव ने इनकार किया, नहीं निशा, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का पैसा मैं खुद संभाल लूँगा। लेकिन निशा की आंखों में चिंता देखकर उसका दिल पिघल गया। इधर निशा के घर में शादी की बातें शुरू हो गईं।
उसके चाचा ने एक अच्छा रिश्ता लाए, शहर के एक व्यापारी परिवार का लड़का, अच्छी कमाई, स्थिर भविष्य। माँ ने निशा से कहा, बेटी देखो, हमारी हैसियत में यह रिश्ता सोने पर सुहागा है। तुम्हारे पिता की पेंशन और तुम्हारी सैलरी से घर चलता है, लेकिन शादी के बाद लड़के का परिवार सहारा बनेगा। निशा चुप रही। रात को छत पर आरव से मिली तो बोली, आरव, माँ बाप कह रहे हैं कि रिश्ता देख लें, मैं क्या कहूँ। आरव का दिल बैठ गया, लेकिन वह बोला, निशा तुम्हारी खुशी सबसे बड़ी, अगर वह लड़का अच्छा है तो। लेकिन उसकी आवाज़ में दर्द छुप नहीं पाया। निशा ने कहा, खुशी तो तुम्हारे साथ बात करने में है, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ खुशी थोड़े है। फिर एक दिन मोहल्ले में तूफ़ान आ गया। निशा का पुराना क्लासमेट राकेश, जो सालों से उसे पसंद करता था और एक बार प्रस्ताव भी ठुकरा चुका था, ने बदला लेने का फ़ैसला किया। उसने निशा और आरव की निर्दोष व्हाट्सएप चैट को एडिट करके स्क्रीनशॉट बनाए। उसमें बातों को तोड़ मरोड़ कर ऐसा पेश किया जैसे दोनों का कोई गुप्त रिश्ता हो। रात को मिलते हैं, किसी को मत बताना जैसे वाक्य जोड़ दिए। एक पुरानी फ़ोटो भी एडिट की जहां दोनों ट्यूशन सेंटर के बाहर खड़े थे। राकेश ने इसे मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप और लोकल फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दिया। देखो, मोहल्ले की इज्जत कैसे बिगाड़ रहे हैं ये। अफवाह आग की तरह फैली। सुबह तक पूरे मोहल्ले में चर्चा थी। लोग आरव के घर के बाहर इशारे करने लगे। अरे, बैंक वाला लड़का तो घर की लड़की पर नज़र रखे हुए था, एक पड़ोसी ने कहा। निशा के घर माँ बाप ने उसे कमरे में बुलाया। बेटी, ये क्या है, हमारी इज्जत का सवाल है, तूने हमें धोखा दिया। पिता की आवाज़ कांप रही थी। निशा रो पड़ी, पापा सब झूठ है, हम सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन माँ ने कहा, दुनिया क्या कहेगी, चाचा का रिश्ता तो टूट गया, अब कौन शादी करेगा। आरव के ऑफिस में भी खबर पहुंच गई। बॉस ने बुलाकर पूछा, आरव, ये सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, बैंक की इमेज खराब हो रही है, तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाए तो। आरव ने सफाई दी, लेकिन दिल टूट गया। घर आकर माँ ने रोते हुए पूछा, बेटा क्या सच है। आरव ने माँ को गले लगाया। माँ, विश्वास करो, निशा सिर्फ दोस्त है, लेकिन लोग बिना पूछे फैसला कर लेते हैं। बहन रिया स्कूल से रोती हुई आई, भैया बच्चे ताने मार रहे थे। निशा की हालत और ख़राब थी। वह कमरे में बैठी रोती रही। मैंने क्या गलती की, सिर्फ मदद की थी। उसकी आंखों में आरव की याद आती और दिल कसक उठता। आरव ने उसे मैसेज किया, निशा जवाब दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन निशा ने जवाब नहीं दिया। डर था कि और ज़्यादा अफवाह फैलेगी। आरव ने फैसला किया कि सच सामने लाना ही पड़ेगा। उसने राकेश को फ़ोन किया और मिलने को कहा। राकेश पहले इनकार करता रहा, लेकिन आरव ने कहा, तुम्हारे झूठ से 2 परिवार बर्बाद हो रहे हैं। माँ की सर्जरी रुक गई है, निशा रो रही है, दोनों पार्क में मिले। आरव ने मूल चैट दिखाई। देखो, यह सब तुमने तोड़ा है। राकेश चुप रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरव, मैं जलन में अंधा हो गया था, निशा ने मुझे ठुकराया था, सोचा बदला ले लूँ, लेकिन अब देख रहा हूँ कि कितना नुकसान हुआ। माफ़ कर दो, मैं आज ही ग्रुप में सच लिख दूंगा। राकेश की आवाज़ कांप रही थी। वह सच में पछता रहा था। उसने मोहल्ले के ग्रुप में पोस्ट किया, मैंने झूठ बोला, आरव और निशा निर्दोष हैं, मैंने एडिट किया, मुझे माफ़ कर दो। सच्चाई सामने आते ही हवा बदल गई। मोहल्ले के लोग शर्मिंदा हुए। निशा के पिता ने आरव को घर बुलाया। बेटा, हमने बिना सोचे तुम्हें गलत समझा, तुमने हमेशा मदद की। माँ ने निशा से कहा, बेटी गलती हमारी थी, अफवाहों पर विश्वास कर लिया। आरव की माँ भी रोईं। निशा बेटी, तूने मेरी सेवा की और हमने। आरव और निशा फिर छत पर मिले। निशा ने कहा, आरव मुझे माफ़ कर दो, मैंने एक पल के लिए भी शक किया था। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, निशा गलती हम दोनों की थी, हमने छुपकर बात की इसलिए लोग गलत समझे, अब से खुलकर बात करेंगे। निशा ने सिर झुकाया। हाँ, और परिवार की जिम्मेदारियां पहले। तुम्हारी माँ की सर्जरी का इंतज़ाम कर लो, मैं भी अपने भाई की पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। राकेश ने खुद आरव के बैंक मैनेजर से मिलकर सफाई दी। आरव को प्रमोशन मिल गया। निशा के स्कूल में भी सबने उसकी तारीफ की। धीरे धीरे दोनों परिवार एक दूसरे के करीब आए। आरव की माँ ने निशा को गले लगाकर कहा, बेटी अब तुम हमारी बहू बनोगी, लेकिन पहले दोनों अपनी ज़िंदगी संभाल लो। निशा के पिता भी मान गए। दोस्तों, आरव और निशा ने सीखा कि प्यार में भी इज्जत और सच्चाई ज़रूरी है।
राकेश ने अपनी गलती सुधारी और अब वह मोहल्ले में बच्चों को नैतिकता की क्लास लेता है। कहानी का सबक साफ है, अफवाहों पर बिना सोचे विश्वास मत करो, रिश्तों में खुलकर बात करो, परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ और सच्चाई से कभी ना हटो। गलती करने वाला अगर पछताए तो उसे मौका दो, क्योंकि बदलाव हर किसी में है। जिंदगी में इज्जत और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं। अगर तुम्हें यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट में अपना अनुभव शेयर करो और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। बिल्कुल उमर, यहाँ मैं आपके लिए 800 वर्ड्स का डिटेल्ड रोमन हिंदी आर्टिकल तैयार कर रहा हूँ, जो दुनिया भर में बढ़ती हुई रेंट बर्डन ने फैमिलीज़ के लिए सेहत, ग़िज़ा और पढ़ाई के खर्च को कैसे दबा दिया है पर फोकस करेगा। दुनिया भर में बढ़ती हुई रेंट बर्डन और फैमिलीज़ पर उसका आसार आज की दुनिया में रहने का खर्चा सिर्फ बेसिक नीड्स तक सिमट नहीं रहा है। घर का किराया या रेंट अब इतना ज़्यादा हो गया है कि कई फैमिलीज़ को अपनी सेहत, ग़िज़ा और बच्चों की पढ़ाई के खर्चों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ये ट्रेंड न सिर्फ डेवलप्ड देशों में देखा जा रहा है, बल्कि डेवलपिंग नेशंस में भी फैमिलीज़ के लिए एक बड़ा बोझ बन चुका है। रेंट बर्डन का मतलब और उसकी वजह। रेंट बर्डन का मतलब है कि किसी फैमिली का इतना पैसा सिर्फ घर का किराया देने में लग जाए कि बाकी खर्चे जैसे खाना, स्कूल फीस और मेडिकल बिल्स मैनेज करना मुश्किल हो जाए। जनरली अगर कोई फैमिली अपनी इनकम का 30% से ज़्यादा रेंट पर खर्च कर रही हो तो उसे रेंट बर्डन माना जाता है। पिछले 10-15 सालों में दुनिया के कई शहरों में रेंट प्राइसेस तेज़ी से बढ़े हैं। फैक्टर्स जैसे अर्बनाइजेशन, लिमिटेड हाउसिंग सप्लाई और प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स का डिमांड के हिसाब से प्राइसिंग बढ़ाना रेंट बर्डन को और तेज़ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क, लंदन, सिडनी जैसे शहरों में मीडियन रेंट वेजेस के कंपैरिजन में कंटिन्यूअसली इंक्रीज़ हो रही है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे इंडिया, पाकिस्तान और फिलीपींस में भी मेट्रो सिटीज़ में रेंट का प्रेशर मिडिल क्लास फैमिलीज़ पर पड़ रहा है। सेहत पर असर। जब फैमिलीज़ अपनी इनकम का ज़्यादा हिस्सा रेंट में लगा देती हैं तो उनके पास डॉक्टर विजिट्स, मेडिसिन्स और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए कम पैसा बचता है। इससे कई लोग अपनी हेल्थ को इग्नोर करने लगते हैं और छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बड़ी बीमारी में बदल सकती हैं। रिसर्च ये भी दिखाती है कि रेंट बर्डन्ड फैमिलीज़ में स्ट्रेस और एंग्जाइटी का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। कांस्टेंट पैसे की चिंता, रेंट ड्यू डेट्स और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी का प्रेशर मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालता है। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है। बच्चों पर भी इसका सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है। जब पेरेंट्स अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा रेंट पर खर्च कर रहे होते हैं तो बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस फूड और टाइमली हेल्थ चेकअप्स अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट उनके ग्रोथ और इम्यूनिटी पर भी पड़ता है। ग़िज़ा और न्यूट्रिशन पर असर। एक और बड़ा एरिया जहां रेंट बर्डन फैमिलीज़ को अफेक्ट करता है वो है ग़िज़ा। जब रेंट ज़्यादा हो जाता है, फैमिलीज़ को ग्रोसरी और फ्रेश फूड पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। प्रोसेस्ड फूड और चीप ऑल्टरनेटिव्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। इस सिचुएशन का इम्पैक्ट बच्चों पर सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है। मालन्यूट्रिशन, विटामिन और मिनरल डिफिशिएंसी का रिस्क बढ़ जाता है और अगर पेरेंट्स को लो क्वालिटी फूड खाना पड़ रहा है तो उनकी प्रोडक्टिविटी और एनर्जी लेवल्स भी अफेक्ट होती हैं, जो काम और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डेवलप्ड नेशंस में भी लो इनकम हाउसहोल्ड्स के लिए अफोर्डेबल न्यूट्रिशियस फूड एक चैलेंज बन गया है। यहाँ फूड डिज़र्ट्स यानी एरियाज़ जहाँ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ईजिली अवेलेबल नहीं होते भी रेंट बर्डन के साथ मिलकर प्रॉब्लम को और डीपन करते हैं। पढ़ाई और एजुकेशन पर असर। एजुकेशन भी रेंट बर्डन से काफ़ी इम्पैक्ट होती है। फैमिलीज़ जो अपनी इनकम का 50-60% या कभी कभी 70% तक रेंट में लगा देती हैं, उनके पास ट्यूशन, स्कूल फीस और एजुकेशनल रिसोर्सेज पर खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है। बच्चों की स्कूलिंग के लिए पेरेंट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए हाई स्पीड इंटरनेट अफोर्ड ना कर पाना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को स्किप करना या प्राइवेट ट्यूशन ना दे पाना। ये डायरेक्टली उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को अफेक्ट करता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में रेंट बर्डन के साथ रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ के स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज़ परस्यू करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है।
पेरेंट्स को ऑफ्टन अपने बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए लोन्स या डेट लेने पड़ते हैं, जो फैमिली फाइनेंशियल स्ट्रेस को और बढ़ा देता है। फैमिलीज़ की ओवरऑल लाइफ क्वालिटी पर असर रेंट बर्डन के वजह से फैमिलीज़ का ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। छोटी फैमिलीज़ में एंटरटेनमेंट, सोशल एक्टिविटीज़ और लेजर एक्टिविटीज़ पर खर्च कम हो जाता है, जिसकी वजह से सोशल आइसोलेशन और मेंटल फटीग भी इंक्रीज़ होती है। अक्सर फैमिलीज़ को घर के मेंटेनेंस और यूटिलिटीज़ में भी कटबैक करना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स और रिपेयर कॉस्ट्स में कॉम्प्रोमाइज़। यह लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी और हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। सॉल्यूशंस और फ्यूचर पर्सपेक्टिव। रेंट बर्डन के इम्पैक्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट्स और पॉलिसी मेकर्स को हाउसिंग पॉलिसीज़ को रिकंसिडर करना होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, रेंट कंट्रोल पॉलिसीज़ और सब्सिडीज़ लो इनकम फैमिलीज़ के लिए ज़रूरी हैं। प्राइवेट सेक्टर भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है, जैसे को लिविंग स्पेसेस, शेयर्ड अकोमोडेशंस और फ्लेक्सिबल रेंटल एग्रीमेंट्स, जो यंग प्रोफेशनल्स और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए फीजिबल हो। फैमिलीज़ को भी फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग पर फोकस करना होगा। इनकम के डाइवर्सिफिकेशन, इमरजेंसी सेविंग्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से रेंट बर्डन के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को थोड़ा मैनेज किया जा सकता है। कंक्लूजन। दुनिया भर में रेंट बर्डन का इश्यू सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जब फैमिलीज़ अपनी इनकम का मेजर हिस्सा रेंट में खर्च करते हैं, तो उनके लिए बेसिक नीड्स और फ्यूचर प्लानिंग मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सेहत कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है, न्यूट्रिशियस फूड अफोर्ड नहीं होता और बच्चों की एजुकेशन पर प्रेशर पड़ता है। ये एक कॉम्प्लेक्स सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज है जो गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर और फैमिलीज़ को मिलकर एड्रेस करना होगा। अगर ये इशू कंटिन्यूअसली इग्नोर किया गया तो आने वाले समय में इनइक्वालिटी और पॉवर्टी और बढ़ सकती है। इसलिए अफोर्डेबल हाउसिंग और रेंट पॉलिसीज़ पर ध्यान देना अब सिर्फ एक ऑप्शनल स्टेप नहीं, बल्कि एक ज़रूरी स्टेप है, ताकि फैमिलीज़ अपनी सेहत, गीज़ा और पढ़ाई के खर्चों को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए एक सस्टेनेबल और बैलेंस्ड लाइफ जी सकें। ये आर्टिकल 900 वर्ड्स के आसपास है और आपके टॉपिक को पूरी तरह कवर करता है। अगर आप चाहें, मैं इसको और ज़्यादा इमोशनल टच और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ यूट्यूब स्क्रिप्ट स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, जो उम्र के लिए ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए परफेक्ट होगा। क्या मैं ऐसा कर दूँ?